Good morning students, welcome back again to this class of economics. Now we are taking the very important portion of this chapter called BOP, balance of payment, and here in this chapter number 12, balance of payment, right now we are discussing the structure of this BOP account. बच्चों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो है इस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का, उस मेजर पोर्शन को, उस सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन को हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बच्चों आपने इस फॉर्मेट को ध्यान से समझ लिया और इसको सिंथेसाइज कर लिया, तो मैं समझता हूँ फिर ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलिए मिल करके हम इस चैप्टर को आसान बनाते हैं, इस फॉर्मेट को, स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी अकाउंट को हम ध्यान से समझ लेते हैं। इससे पहले, इसको बनाने से पहले हम जरा सी बात कर लें कि कल हमने जो पहली क्लास ली थी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की, उसमें हमने डिस्कस किया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता क्या है। देखिए, एक देश के जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी इकोनॉमिक लेन देन है दुनिया के बाकी मुल्कों से, उसको हम कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते हैं। बच्चों देखिए, बहुत सारे आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं आप में से, तो बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता है कि खाता क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, जहां पर हम किसी एक चीज से संबंधित सारे जो ट्रांजेक्शन है, लेन देन, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक इसी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में भी हम उन सभी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो किसी एक देश के किसी और दूसरे देश के साथ या दुनिया के बाकी देशों के साथ होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो ट्रांजैक्शन है उनको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल के मूवमेंट को, कैपिटल का आना और कैपिटल के जाना, उसको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है जो हमारे देश में आती है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वो पार्ट जो हम इन्वेस्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज में, हम उसको हम ये रिकॉर्ड करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम किसी एक देश के, किसी एक देश में इंडिविजुअल्स भी आ गए, किसी एक देश की जो फॉर्म्स हैं, नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं कंपनी, तो वो भी आ गई, और उस देश की सरकार, चाहे कोई भी हो, उनके जो लेन देन है, ट्रांजेक्शंस हैं टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम उनको एक जगह एकत्रित कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, और यही हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस पेमेंट अकाउंट। देखिए, यहाँ पर बच्चों आपको बताना चाहता हूँ, इस स्ट्रक्चर के दो पार्ट है। पहला है पार्ट 1, और पार्ट 1 में हम इसको नाम देते हैं करंट अकाउंट। क्या नाम देते हैं? करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये हो गया पार्ट 1। इसमें क्या कंटेंट्स हैं, इसके क्या कंपोनेंट है, अभी हम डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहला कंपोनेंट हम ले लेते हैं, नंबर 1, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, बच्चों जो भी हम गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, उसको हम यहां रिकॉर्ड करेंगे। जो भी अमाउंट है फॉर ड्यूरिंग अ ईयर, एक समय अवधि का, एक साल का जो भी हमने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, उसको हम इधर रिकॉर्ड करेंगे। और इस और गुड्स क्या होते हैं, कल भी बताया था हमने आपको, गुड्स होते हैं विजिबल आइटम। क्या होते हैं? विजिबल आइटम्स, जो दिखाई देते हैं, जो व्हाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर, जब एक देश से दूसरे देश में जब गुड्स जाएंगे, तो जो कस्टम अथॉरिटी उनको चेक कर सकती है, उसकी क्वांटिटी को क्रॉस चेक कर सकती है कि कितना आइटम है, कितने यूनिट है, कितना जा रहा है देश के बाहर, कितना आ रहा है देश के अंदर। तो उसका एक फिजिकल शेप होगा, स्ट्रक्चर होगा, टेंजिबल आइटम्स होते हैं, तो ये विजिबल आइटम्स की कैटेगरी में आ गया। दूसरी तरफ बच्चों यहाँ पर देखिए, दूसरा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। लेकिन यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट, यहाँ पर टोटल 4 कंपोनेंट हमको लिखने हैं। 4 है लेफ्ट में, 1 2 और 3 और फिर ये 4 कंपोनेंट है, 1 2 3 4 पहले ही हमने लिख लिया। ये 4 कंपोनेंट है लेफ्ट हैंड साइड के, ऑब्वियसली अगले 4 कंपोनेंट होंगे राइट हैंड साइड के। तो 1 2 3 4 तो उधर हो गया, इधर हम लिखेंगे 5
फिर 6 और फिर ये 7 और ये फिर हो गया 8। टोटल 8 कंपोनेंट है इस स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के, तो इनको हम लिख रहे हैं। तो चलिए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हमने इधर लिख दिया, इसका उल्टा इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स वो हमने यहां नोट कर लिया। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एज वेल एज इंपोर्ट ऑफ गुड्स वो हमने यहां नोट कर लिया। तो जो भी गुड्स का आना और गुड्स का जाना, देखिए गुड्स अगर हम इंपोर्ट करते हैं बाहर के देशों से, हम माल मंगाएंगे अंदर, तो ये भी दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, विजिबल आइटम्स। क्या बोलते हैं, विजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम्स। इसके बाद चलिए बच्चों हम बात करते हैं सर्विसेज की। देखिए सर्विसेज का भी आदान प्रदान होता है। एक देश अपनी बहुत सारी सेवाएं दुनिया के बाकी देशों को देता है और दुनिया के बाकी देशों से बहुत सारी सेवाएं लेता भी है। तो चलिए उसको भी हम काउंट कर लेते हैं। जिस तरह से हमने एक्सपोर्ट किया गुड्स का, उसी तरह से अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसका, सर्विसेज का। एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज हमको दिखाई नहीं देती है। जब एक देश का बॉर्डर क्रॉस करके सर्विसेज दूसरे देश में जाएगी या दूसरे देश से हमारे देश में आती है, सर्विसेज कैन बी फील, उनको हम अनुभव कर सकते हैं, उनको हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। इसलिए हम इसको नाम देते हैं इनटेंजिबल, या सॉरी इनविजिबल, इनविजिबल आइटम्स। क्या नाम देंगे, इनविजिबल आइटम्स। और इसी तरह से जैसे जैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे सर्विसेज का और फिर देश में पैसा आएगा, तो इसी तरह से जब हम करेंगे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारी सर्विसेज है जो हमारा देश भारत इंपोर्ट करता है दूसरे मुल्कों से। इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज वो अपने इधर लेते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वो अपने इधर लेते हैं। चलिए और क्या कंपोनेंट होते हैं, हम बात कर रहे हैं पार्ट 1 की, करंट अकाउंट ऑफ पीओपी। करंट अकाउंट ऑफ पीओपी में देखिए अभी तक क्या कंपोनेंट हमने पढ़े, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जब हम गुड्स का एक्सपोर्ट करेंगे पैसा आएगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जब हम गुड्स का इंपोर्ट करेंगे तो हमको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, पैसा जाएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जब हम सर्विसेज का एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा देश के अंदर, सर्विसेज दूसरों को देंगे तो उसके बदले में पैसे लेंगे ना। और दूसरी तरफ अगर हम सर्विसेज का इंपोर्ट करेंगे, बहुत सारी सर्विसेज है भारत देश दूसरे देशों से एक्वायर करवा ले रहा है, तो उसके बदले में हमको पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट बाहर जाएगा। अच्छा, तीसरा आइटम क्या है, तीसरा है आपका करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर करंट ट्रांसफर में बेटा क्या, यहाँ पर देखिए ये थर्ड है, ये हेडिंग है, इसमें हम कुछ एग्जांपल लेंगे, आपको समझाते हैं करंट ट्रांसफर्स क्या होते हैं। तो करंट ट्रांसफर अगर हमको रिसीव्ड हो रही है तो उसको हम इधर लिखेंगे। और इसी तरह से करंट ट्रांसफर्स अगर हम उनका पेमेंट कर रहे हैं तो उनको पैसा जाएगा तो उसको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। अब ये करंट ट्रांसफर्स इसके क्या एग्जांपल हैं, चलिए उनको समझते हैं। सबसे पहले देखिए बात करते हैं हम गिफ्ट्स की। गिफ्ट्स रिसीव, फॉर एग्जांपल नंबर 1 गिफ्ट्स रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, गिफ्ट्स रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। विदेशों से अगर हमें गिफ्ट्स के रूप में कुछ भी मिलता है, धनराशि मिलती है, तो ये हम लिखेंगे टुवर्ड द साइड, लेफ्ट हैंड साइड पैसा आ रहा है। और दूसरा इसका उल्टा, गिफ्ट हम लेंगे क्या, गिफ्ट हम दे नहीं सकते, बिल्कुल देखिए दोनों ही बातें सही है, गिफ्ट आ भी सकता है और गिफ्ट जा भी सकता है। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड और गिफ्ट पे टू अब्रॉड। गिफ्ट हम आ भी सकते हैं, गिफ्ट अगर हमें मिल रहे हैं तो पैसा आएगा, इधर लिखेंगे गिफ्ट जाएंगे।
तो उसका हम देखिए आउटफ्लो होगा तो उसको हम फॉरेन एक्सचेंज का तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल रेमिटांसेस। रेमिटांसेस क्या होता है बच्चों? रेमिटांसेस फ्रॉम अब्रॉड, इसका पहले मतलब समझ लीजिए। रेमिटांसेस फ्रॉम अब्रॉड का मतलब समझ लीजिए। रेमिटांसेस का मतलब देखिए बहुत सारे हमारे भारत के जो लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं और कुछ ना कुछ काम धंधा बिजनेस नौकरी करते हैं और वहाँ से वो अपना पैसा या फिर अपनी जो सेविंग्स हैं उनको भेजते हैं इधर इंडिया में। तो वो उनके परिवार अगर इंडिया में है तो वो अपने परिवार लोगों को पैसा भेजते हैं इधर इंडिया में, तो दैट इज कॉल्ड रेमिटांसेस। रेमिटांसेस फ्रॉम अब्रॉड, अगर पैसा आ रहा है तो उसको हम इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और इस रूप में अगर पैसा बाहर जा रहा है रेमिटांसेस टू अब्रॉड, तो हम उसको लिखेंगे राइट हैंड साइड में। ये दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल बच्चों हम ले सकते हैं इंडेमनिटीज। इंडेमनिटीज क्या होती है? क्षतिपूर्ति। देखिए जिस तरह से हम लोग हैं और हमारा आपस में जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स रहते हैं तो फिर उस मामला कोर्ट के चला जाता है, उसी तरह से देश है दुनिया के अंदर लगभग 196 देश है, तो इनके बीच में जो कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स रहते हैं तो मामला अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहाँ तो कहीं पर हमको किसी इस कारण से अगर हमको इंडेमनिटीज मिल रही है, क्षतिपूर्ति मिल रही है, या कोई देश हमको हमने कोई उसने हमारा किसी वजह से कोई नुकसान हुआ जिसकी भरपाई वो हमको कर रहा है, जिसका हमको वो कंपनसेशन दे रहा है, जिसको वो इंडेमनिटी हमको पे कर रहा है, तो पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, तो उसको हम इधर लिखेंगे टुवर्ड्स इंडेमनिटीज। दैट इज कॉल्ड थर्ड पॉइंट indemnities. Indemnities received from abroad. तो क्षतिपूर्ति के आधार पर कोई दूसरा देश हमें क्षतिपूर्ति कर रहा है, कोई उसने हमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, तो अगर पैसा आ रहा है इस रूप में तो उसको हम लिखेंगे टुवर्ड्स दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड इट इज कॉल्ड इंडेमनिटीज रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। और अगर हम किसी को की क्षतिपूर्ति कर रहे हैं, मान लीजिए हमसे किसी का नुकसान हो गया, किसी दूसरे देश का नुकसान हो गया, उसको हम इंडेमनिटीज पे कर रहे हैं, तो इंडेमनिटीज पेड टू अब्रॉड या पेड टू फॉरेनर्स। तो इस तरह से देखिए पैसा आना इधर लिखेंगे और जो पैसा जाना है उसको हम उधर लिखेंगे। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई? तो पैसे का आना इधर रिकॉर्ड होगा। तो दीज आर ऑल द करंट ट्रांजैक्शन। बच्चों हमने आपको कुछ एग्जांपल दे करके समझाया। करंट ट्रांसफर्स वो जो एट प्रेजेंट जो हमारे जो ट्रांजैक्शन है, चाहे वो गिफ्ट के रूप में, रेमिटेंसेस के रूप में, इंडेमनिटीज के रूप में हो, तो अगर उनका इनफ्लो हो रहा है तो उसको हम लिखेंगे इधर, और अगर उनका आउटफ्लो हो रहा है तो पैसे का आना हो रहा है तो उधर लिखेंगे और पैसे का जाना होता है तो हम इधर लिखेंगे। चलिए बच्चों, ये थे तीन, और कुल मिलाकर के देखिए जो ये कंपोनेंट है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, और करंट ट्रांसफर रिसीव्स एज वेल एज पेड, ये सब कंपोनेंट है किसके? करंट अकाउंट ऑफ यूपी के। चलिए अब हम इसका पार्ट सेकंड लेते हैं। पार्ट सेकंड में क्या है? पार्ट सेकंड में हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर जितने बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, आप इतनी बात अच्छे से समझ लीजिए कि जो स्ट्रक्चर है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का, उसको हमने दो हिस्सों में बांटा है। पहला है पार्ट 1 करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, और अब हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 कैपिटल अकाउंट। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। बीओपी का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो सबसे पहला है करंट कैपिटल रिसीव्स। कैपिटल रिसीव्स RECEIPTS
कैपिटल रिसीट्स, और दूसरी तरफ कैपिटल पेमेंट्स, कैपिटल पेमेंट्स, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट की बात करते हैं। अच्छा बच्चों ये क्या है कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट? रिसीट्स, RECEIPTS, रिसीट्स, इसका क्या मतलब है? देखिए बच्चों कैपिटल नेचर के जो ट्रांजैक्शंस है वो क्या होते हैं, बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका। जो देश की एसेट्स और देश की लायबिलिटीज को इफेक्ट करने वाले ट्रांजैक्शंस होते हैं, दैट आर कॉल्ड द कैपिटल ट्रांजैक्शन, कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन। अब वो कैपिटल रिसीट भी हो सकता है, अगर उसकी वजह से अगर कैश या फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, तो उसको हम इधर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। और अगर उन कैपिटल नेचर के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी वजह से अगर कैश का या फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हो रहा है तो उसको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में। तो ये इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। अगर हम मान लीजिए दूसरे देशों से कर्जा ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, तो वो उसको हम, ये एग्जांपल है कैपिटल रिसीट का। हम कर्जा लेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगी। इफ यू आर बोरोइंग मनी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम एनी कंट्री, फ्रॉम एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देन देयर विल बी इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा एग्जांपल क्या है? सेल ऑफ एसेट्स टू फॉरेनर्स। और बच्चों पैसा कहां से आएगा, फॉरेन करेंसी कहां से आएगी? अगर हम अपनी एसेट्स को बेच देते हैं, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स टू फॉरेनर्स, सेल ऑफ एसेट्स टू फॉरेनर्स। अगर हम विदेशियों को अपनी कोई एसेट्स बेचते हैं और उस एसेट्स को बेचने से अगर हमें कुछ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी मिल रहा है तो दैट विल बी रिकॉर्डेड हियर। तीसरा एग्जांपल लेते हैं इन्वेस्टमेंट टू फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। तीसरा एग्जांपल बच्चों कैपिटल रिसीट्स का, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम, विदेशों से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है हमारे देश में, तो इस रूप में हमें फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज का मिल रहा है, फॉरेन करेंसी हमारे देश में आ रही है। तो ये तीसरा एग्जांपल हो गया कैपिटल रिसीट्स का। चौथा है रिपेमेंट ऑफ लोन्स टू बाय द फॉरेनर्स। चौथा एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल, repayment of loans by the foreigners, by the foreigners। बच्चों हमारे देश भारत ने अगर दुनिया के देशों को लोन दे रखे हैं तो उन लोन्स की अगर रिकवरी हो रही, रिपेमेंट हो रहा है, बाहर से इंस्टॉलमेंट्स आ रही है, दैट इज कॉल्ड रिपेमेंट ऑफ लोन्स। तो इस रूप में अगर फॉरेन करेंसी आ रही है देश के अंदर, तो ये चौथा एग्जांपल हो गया कैपिटल रिसीट्स का। अब बच्चों अगर इन चारों एग्जांपल का ठीक उल्टा कर देंगे तो ये एग्जांपल बन जाएंगे कैपिटल पेमेंट के। चलिए फॉर एग्जांपल देखिए, वहां पर लिखा था बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, लेंडिंग टू अब्रॉड। अगर हम उधार दे रहे तो लेंडिंग टू अब्रॉड, अगर लेंडिंग टू अब्रॉड, अगर हम दुनिया के देशों को पैसा दे रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं, लेंड कर रहे हैं, मनी लेंडिंग कर रहे हैं, तो फिर वो फॉरेन करेंसी जो हमारे पास है वो चला जाएगा बाहर, तो इस रूप में यहाँ पर होगा आउटफ्लो। दूसरा है जैसे उधर लिखा है सेल ऑफ एसेट्स टू फॉरेनर, जब हमने अपनी एसेट बेची थी तो पैसा आया था, अब हम परचेज करेंगे एसेट तो फिर क्या होगा? परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स टू फॉरेनर्स, परचेज ऑफ एसेट्स टू फॉरेनर्स या फ्रॉम फॉरेनर्स, सॉरी टू नहीं, फ्रॉम, परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम फॉरेनर्स। अगर हम एसेट्स परचेज करते हैं विदेशियों से तो उसका फिर हम इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन ये मान के चलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसी का। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं, वहां पर देखिए क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से इन्वेस्टमेंट अंदर आ सकती है तो अंदर
अंदर से इन्वेस्टमेंट बाहर भी जा सकती है। तो थर्ड हम इसका एग्जांपल लिखेंगे कैपिटल पेमेंट का, इन्वेस्टमेंट्स टू इन्वेस्टमेंट टू एब्रॉड। इन्वेस्टमेंट आ भी सकती है, इन्वेस्टमेंट जा भी सकती है, और इसी को दोनों को अगर देश के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है और अगर देश से इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों में जाती है तो इसको नाम हम देते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन, फ्रॉम और टू, दोनों ही तरह की इन्वेस्टमेंट इसमें शामिल की जाती है, जिसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। चौथा एग्जांपल देखिए, उधर हमने लिखा था कैपिटल रिसीप्ट में, रिपेमेंट ऑफ लोन्स बाय द फॉरेनर्स, जिनको हमने कर्जे दिए थे वो अपने कर्जों की किस्त चुका रहे हैं, तो हमारे पास पैसा आ रहा है। और इसका उल्टा रिपेमेंट ऑफ लोन्स, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमने अगर भारत के लोगों से जो कर्जा ले रखा है उसका अगर हम रिपेमेंट कर रहे हैं, रिपेमेंट ऑफ लोन्स टू फॉरेनर्स, हमने जो कर्जे ले रखे हैं वर्ल्ड बैंक से ले रखे हैं, IMF से ले रखे हैं, फॉरेन गवर्नमेंट से ले रखे हैं, उनका अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आउटफ्लो होगा किसका, फॉरेन करेंसी का। तो यहाँ पर इसको अगर हम देखिए समराइज करें, एक बहुत ही मोटी और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको शेयर करना चाहते हैं। तो ये जो साइड है जिसमें पैसा आ रहा है विदेशों से, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट। क्रेडिट आइटम्स बोल सकते हैं। और यहां पर जिसकी वजह से पैसा देश के बाहर जा रहा है, फॉरेन करेंसी देश के बाहर जा रही है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, डेबिट्स। क्या नाम देंगे, डेबिट्स। ठीक है, क्रेडिट्स एंड डेबिट्स आइटम्स ऑफ BOP। So what are the credit items of BOP? Here 1, 2, 3, 4. These are the credit items of BOP. कोई आपसे पूछे what are the debit items of BOP? Here number 5, 6, 7 and 8 are the debit items of BOP। और ये मैं जो पॉइंट है 1, 2, 3, 4 इनको मैं अंडरलाइन करूँ, ये अंडरलाइन है। और यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, और इनफ्लो होगा यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज का, मैं इसको भी ब्रैकेट में लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स, मैंने शॉर्ट में बच्चों फॉरेक्स लिख दिया है, पूरा इसको पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज, पूरा इसको क्या पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, आउटफ्लो। यहाँ पर क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो किसका हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन करेंसी का, आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स। तो यहां पर हम लिख रहे हैं आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का आना इन कारणों की वजह से, फॉरेन एक्सचेंज का जाना इन कारणों की वजह से। ये स्ट्रक्चर है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का, जिसके दो पार्ट है। पहला है करंट अकाउंट, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 7 comprises this current account of BOP, and here look at here point number 4 and point number 8, this comprises capital account of BOP। अब यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आप इसको समझ लें, इस साइड का टोटल, इस साइड का जो टोटल है, क्रेडिट साइड का टोटल है, और जो डेबिट साइड का जो टोटल है वो बिल्कुल बराबर होगा। दोनों टोटल आपस में टैली कर जाने चाहिए। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। When there are the two sides are same, the total of this side credit side and the total of this side debit side are same, so this is called the equilibrium BOP। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। कल बच्चों चलिए इसके बारे में, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने आपको आपके ग्रुप में भी सेंड किया था। जो फ्रंट पेज, पहला पेज हमने आपको भेजा था होमवर्क में, उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BOP अकाउंट। यहाँ मैं आपसे कहूंगा कि आप इस स्ट्रक्चर को आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर ले, अच्छे से नोट कर ले। और इसको खाली नोट ही नहीं करना, इसको अच्छे से याद कर ले। 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ये सब कारण है जिनकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आएगी, और ये सब कारण है दीज आर द कॉजेज जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश के बाहर जाएगी। एंड BOP
बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो स्ट्रक्चर है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। दिस इज कॉल्ड करंट अकाउंट ऑफ बीओपी एंड दिस इज कॉल्ड द कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। अगले क्लास में हम कुछ और जानकारियों के साथ इस बीओपी स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।